अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जी। आज हमारा टॉपिक जो है वो पाकिस्तान से ही एक हिस्सा जो है वो जुदा हुआ था, बांग्लादेश जिसको कहा जाता है जी। आपको पता होना चाहिए कि इसको लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर बोला जाता है, बांग्लादेश। आपको पता है ये पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था जी, लेकिन कुछ हमारी मिसमैनेजमेंट और पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से 1971 16 दिसंबर को जो है बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया था। तो लेकिन इस मुल्क ने जो है कि जब जुदा हुआ है तो उन्होंने फिर से जो है वो स्ट्रगल की और एक नई आज़ादी के साथ मेहनत उन्होंने जब की है, तो आज आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश जो है वो बहुत अच्छी इकानमी के साथ जो है वो तरक्की कर रहा है जी। तो आज हम इस मुल्क को डिस्कस करेंगे। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर है जी, इसका कैपिटल जो है वो ढाका, जिसको आपको पता है सिटी ऑफ मास्क बोला जाता है जी। ये मस्जिदों का शहर है जी, ढाका जो है। तो बांग्लादेश जो है ये किस तरफ था या इसका बॉर्डर किस कंट्री के साथ लगता है जी, वो डिस्कस करते हैं। पहले इसकी ज्योग्राफी, फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, इसकी मेन चीज़ें बताऊंगा जी। अब ये देखिएगा जी कि ये मैप है जी बांग्लादेश का। आपको पता है इसे लैंड ऑफ रिवर्स भी बोला जाता है, इसमें ना रिवर्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये सारा एरिया आपने याद रखना है, यहाँ से लेके ये एरिया ऐसे सारा इसको इंडिया ने घेरा हुआ है, ये इंडिया के अंडर आता है जी। यानी मतलब है कि बॉर्डर जो है कि ये एक बड़ा बॉर्डर इंडिया का कवर करता है। इधर से बस जो है कि यहाँ से जो है इस जगह से इसको लगता है म्यांमार, ठीक है ना जी। तो म्यांमार आपने याद रखना है, दो कंट्री हैं सिर्फ जिनका बॉर्डर जो है वो इसके साथ अटैच होता है। तो एक जो है वो इंडिया है और दूसरा जो है वो म्यांमार है जी। तो अब याद रखिएगा इसके अंदर तीन बड़े रिवर्स आते हैं जी, जिनको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन रिवर से पहले आप देखें तो ये मैंने स्टेट वाइज जो है ना इनका मैप बनाया था। इनकी एक स्टेट का नाम है खुलना, फिर इसी तरह जो है कि बारिशाल के नाम से एक स्टेट है, फिर ढाका भी इनकी स्टेट है, राजशाही है, रंगपुर है जी, इसी तरह मेमन सिंह है, ये किशोरगंज के नाम से है जी, फिर सलहिट है, फिर कोमीला है, चिटागोंग है। तो ये बेसिकली इनके ना प्रोविंसेस आप कह सकते हैं, स्टेट्स कह सकते हैं। ये इनकी स्टेट्स भी हैं और इनके बड़े शहरों में भी ये आप देखिएगा तो खुलना आता है, ढाका आता है, चिटागोंग है, सलहिट है, इसी तरह राजशाही है। तो ये और ये ढाका, ये बड़े शहरों में भी मतलब ये आते हैं, ये सिटी भी इनके बड़े हैं। तो इसके साथ अगर आप देखें तो इनकी एक हाईएस्ट पीक है जी, ये चिटागोंग के अंदर है जी, क्यूकरा डोंग के नाम से है। 1230 मीटर इसकी मतलब है कि हाइट है जी, ये चिटागोंग के अंदर आती है। लेकिन ज़्यादा यहाँ पे रिवर्स है। अब याद रखिएगा इंडिया से ना दो रिवर्स आते हैं, गंगा और जमुना। हम इंडिया पे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, तो उसमें आपको बताऊंगा कि गंगा और जमुना जो है ना ये दो रिवर है इंडिया के, और वहाँ से ये बेसिकली चाइना वाली साइड से निकलते हैं। अब याद रखिएगा कि अगर हम ऐसे सिंपल सा बना दें, एक रिवर है ये जमुना है और ये है गंगा, ये दोनों आपने याद रखिएगा कि इलाहाबाद में मिलते हैं। लेकिन ये जो गंगा रिवर है ना जी, इसके ऊपर एक शहर आता है कानपुर, कानपुर। और ये जो है ना जमुना, इस पे दो शहर आते हैं, एक है आगरा और ये आप याद रखिएगा, सॉरी इधर जो है ना ये दिल्ली है, दिल्ली, और यहाँ पे आगरा है जी। और ये दोनों इलाहाबाद में मिलते हैं जी। आप याद रखिएगा बाबा जी इकबाल ने खुतबा दिया था इलाहाबाद। फिर उसके बाद ना इसके ऊपर आपने ध्यान रखिएगा बनारस आता है जी, सिटी आप याद रखिएगा बनारस है जी। सिटी ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं जी इंडिया का ना जी, सिटी ऑफ टेम्पल्स। फिर बनारस से आगे ये ना गैंगीज बन जाता है, गैंगीज रिवर है जी। तो ये आप याद रखिएगा कि बनारस, बनारस सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है जी। तो ये फिर बांग्लादेश में आ जाता है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये चाइना से निकलता है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ना जी, ये इधर ऊपर से आता है चाइना से। ये ब्रह्मपुत्रा साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिवर है ब्रह्मपुत्रा। ये फिर इधर से एंट्री डाल के ये भी जाके ढाका में ना स्टेट में जाके ये गंगा और जमुना यानी गैंगी से मिल जाता है। फिर एक और रिवर है जो सलहिट वाली साइड से आता है, उसको बोलते हैं मैग्ना नदी, मैग्ना रिवर। तो ये इधर आके मिलती है। और फिर उसके बाद आपने याद रखिएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, माउथ ऑफ रिवर्स।
इसे गैंगीज डेल्टा बोला जाता है, गैंगीज। इसे सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, 3 बड़े रिवर्स गैंगीज, ब्रह्मपुत्रा और मेघना, ये मिल के बनाते हैं गैंगीज डेल्टा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो बनता है जी गैंगीज डेल्टा। इसको सुंदरबन भी बोलते हैं जी। आप याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा आ जाए या गैंगीज डेल्टा आ जाए तो ये आपने याद रखना है कि ये बांग्लादेश में बनता है जी। ये जो बांग्लादेश है, इसको हमसे जुदा होने की एक काज ये भी थी कि ये अपना नदी नालों का जो है ना वो देश है जी। इसके बॉर्डर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। पाकिस्तान आर्मी जो जाती थी तो यहाँ से मतलब इंडिया की तरफ से जो असला आता था, चारों जो इसका रिवर्स है इनको, तो इस अंदाज में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था जी। तो इस हिसाब से इंडिया जो है वो कामयाब हो गया और पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे उसको कंट्रोल नहीं कर सका। अब मैं आपको थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री बताऊंगा, लेकिन हिस्ट्री से पहले कुछ चीज़ें हैं जी। इनकी एक एयरलाइन है, उसका नाम है बीमान। इसी तरह न्यूज़ एजेंसी है BSS के नाम से। सीक्रेट एजेंसी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, आपने याद रखना है, सीक्रेट एजेंसी है। इनका नेशनल हॉलीडे 26 मार्च 1971 को मनाते हैं जी, लेकिन आज़ादी इनकी हुई थी 16 दिसंबर 1971। इनकी पार्लियामेंट का नाम पेपर में आ जाता है जी जतियो संशात, ये ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन अगर हिस्ट्री में अगर आपको ले जाए तो इधर ना पुर्तगीज़ आए थे 1534 में। लेकिन आप याद रखिएगा कि बंगाल में एक बड़ी अहम जंग हुई थी 1757, बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला वर्सेस लॉर्ड क्लाइव। तो अब याद रखिएगा, यहाँ पे मीर जाफ़र ने गद्दारी की थी और उसने सिराजुद्दौला को शिकस्त दिलवाई थी, सपोर्ट किया था गोरों को जी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट जंग है। और उसके बाद फिर ये एरिया जो है वो गोरों के पास आ गया, बरतानिया के पास आ गया। फिर आप याद रखें कि 16 अक्टूबर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, बड़ी दफ़ा पेपर में आता है। 16 अक्टूबर 1905 आपको पता है लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन करवाई थी जी, और 2 बंगाल बने थे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। अब याद रखिएगा कि ये ईस्ट बंगाल है, इसके बिल्कुल अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे वो वेस्ट बंगाल आएगा, जिसको हम बोलते हैं कलकत्ता। ठीक है जी, आज भी आपको पता है कि वेस्ट बंगाल का कैपिटल कलकत्ता है जी, और आज भी इंडिया में वेस्ट बंगाल है। तो ये 2 थे, इधर कलकत्ता है और इधर ढाका, 2 बन गए थे अपना सूबे। तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल जो है वो कलकत्ता और ईस्ट बंगाल का कैपिटल आपने याद रखना है ढाका। फिर 1911 में पार्टीशन ख़त्म हो गई थी, तो दोबारा से एक ही सूबा हो गया। लेकिन आपने याद रखना है कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का तहरीक पाकिस्तान में बड़ा रोल है जी, क्योंकि 1906 को 30 जो है ये दिसंबर को जो मुस्लिम लीग बनी थी, वो नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब ऑफ ढाका ने रेजोल्यूशन पास पे अपना पेश की थी। उसकी बेस पे मुस्लिम लीग बनी थी और ये ढाका में ही इजलास हुआ था जो मुस्लिम लीग बनी है। तो इस वजह से कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का बड़ा रोल था जी। फिर आपको पता है 1940 में जो रेजोल्यूशन आई थी, जिसे हम मतलब करारदाद पाकिस्तान या लाहौर रेजोल्यूशन बोलते हैं, वो मौलवी फजलुल हक ने पेश की थी। तो अब याद रखिएगा कि जब पार्टीशन हुई है तो पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जो है वो गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन है जी, तो वो भी बंगाली थे। फिर आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद अली बोगरा, पाकिस्तान के जो तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद अली बोगरा, वो भी बंगाली हैं, ईस्ट पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था। फिर आपको पता है हुसैन शहीद सोहरावर्दी, ये भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं जी, और इनका ताल्लुक भी कहाँ से था जी, ईस्ट पाकिस्तान से। तो अब याद रखिएगा कि ये ईस्ट पाकिस्तान हमसे जुदा क्यों हुआ, कुछ लैंग्वेज का भी इशू था। होता है कि जब पार्टीशन हुई थी तो बंगालियों ने, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बंगालियों ने ये डिमांड शुरू कर दी थी कि हमें बंगाली को, हमारी जो लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। फिर सीट्स का इशू आ रहा था क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा थी और हमारा एरिया ज़्यादा था। आपको पता है इसी को कवर करने के लिए 14 अक्टूबर को 1955 को क्या बना दिया गया जी, 1 यूनिट बनाया गया, ताकि इसका एरिया जो है जी उसकी बेस पे सीट्स दी जाएं और
वेस्ट पाकिस्तान के पास गवर्नमेंट आ जाए। तो अब याद रखिएगा अयूब खान का पीरियड इसी तरह गुजरा है जी। और फिर 1969 में जो है वो इन्होंने याह्या खान को पावर दे दी और अयूब खान जो है वो चला गया, जिसने आपको पता होना चाहिए कि अयूब खान के बाद याह्या खान ने जो है 1970 में दिसंबर के महीने में इलेक्शन करवाए थे। और उन इलेक्शन की बेस पे आपको होता है अवामी लीग। आपने याद रखना है कि ये जो अवामी लीग है ना 1949 में बनी थी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने बनाई थी। लेकिन ये जो अवामी लीग है इसको बाद में लीड किसने किया? शेख मुजीबुर रहमान ने। शेख मुजीबुर रहमान। और अब याद रखिएगा कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने ना 160 सीटें जीती थी जी, जनरल सीट्स जो है। और भुट्टो साहब की पार्टी जो थी पीपल्स पार्टी, इसने 81 सीटें जीती थी। तो गवर्नमेंट बननी चाहिए थी किसकी जी? शेख मुजीबुर रहमान की, अवामी लीग की। लेकिन उस पर इशू आ गया और आपको होता है कि पहले इजलास बुलाया ही नहीं जा रहा था, लेकिन बाद में जो है कि फरवरी के महीने में याह्या खान ने अनाउंस कर दिया कि 3 मार्च को ढाका में इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। लेकिन भुट्टो साहब ने 18 फरवरी को 1971 के अंदर ये अनाउंस कर दिया था कि जो मीनार पाकिस्तान में इन्होंने अनाउंसमेंट की कि जो बंदा भी ढाका जाएगा मैं उसकी जो है वो टांगे तोड़वा दूंगा जी। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट थी कि एक नफ़रत वाली, टेंशन वाली। तो 1 मार्च को याह्या खान ने इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया और आगे कोई नई डेट भी नहीं दी। तो अब याद रखिएगा कि इस तरह सिचुएशन जो है वो ख़राब होती गई। फिर नवंबर के महीने में 1971 में इंडिया ने अटैक कर दिया जी। दोस्तों नवंबर के महीने में जब इंडिया ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, यानी कि ये आपने याद रखना है कि ये वाला पोर्शन था, यानी ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक हो गया था। और अगर पाकिस्तान चाहता, यानी वेस्ट पाकिस्तान चाहता, तो वो यहाँ से इंडिया पे अटैक कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने 3 दिसंबर से पहले कोई अटैक नहीं किया। और वो अटैक भी जो है वो फ्लॉप इस अंदाज में हुआ था कि बलोच रेजिमेंट, अपना जो बंगाल रेजिमेंट है, उनको मतलब इन्होंने डिप्लॉय किया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि बंगाल रेजिमेंट जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया। और कुछ पोर्शन हमारा जो है कश्मीर वाला, ये 1971 में जो है वो इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया। तो इस सारे हालात के अंदर जो है कि ये सिचुएशन बनी कि 16 दिसंबर 1971 कैवेलरी ग्राउंड ढाका, दिन 12 बजे जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अब्दुल्ला नियाजी, जिनको टाइगर ऑफ बंगाल बोला जाता है, उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो अब याद रखिएगा कि उस वक़्त जो है वो रिवाल्वर था अब्दुल्ला नियाजी के पास, जिसमें 6 गोलियां थी। तो कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि अगर ये 6 गोलियां वो अब्दुल्ला नियाजी जो है जगजीत सिंह अरोड़ा के सीने से पार कर देता तो सिचुएशन और होती, और वो उनको इंडिया को पता चल जाता कि पाकिस्तानी जनरल जो है वो ऐसे होते हैं जी, बहादुर होते हैं और अपने मुल्क के लिए वो जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। अब याद रखिएगा जी कि उसके बाद सिचुएशन क्या हुई जी कि शेख मुजीबुर रहमान जो था वो पाकिस्तान के अंदर कैद में थे जी। और भुट्टो साहब जो हैं वो अभी उधर यूएनओ में थे, वहाँ से वापस आए। तो 20 दिसंबर को 1971 जो याह्या खान है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया प्रेसिडेंट ऑफिस से, प्रेसिडेंट के ओहदे से। और उसके बाद भुट्टो साहब जो है वो प्रेसिडेंट बन गए और साथ सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए पाकिस्तान के अंदर। और भुट्टो साहब ने ही रिलीज़ किया था 1972 में 8 जनवरी को मुजीबुर रहमान को यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया और वो यहाँ से यूके गए, यूके से फिर इंडिया न्यू दिल्ली आए और उसके बाद फिर वो ढाका पहुँचे और अपने नए मुल्क की जो है वो बागडोर संभाली उन्होंने। तो अब याद रखिएगा कि शेख मुजीबुर रहमान जो है उनका टेन्योर कितना है जी। तो अब याद रखिएगा कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो 1972 में जब वो आए हैं जी और चलते रहे, लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने ना अपने आप को प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो दिया, डिक्लेयर किया एज ए प्रेसिडेंट। तो उसके बाद 15 अगस्त को आर्मी ने मिलिट्री कू हो गया था, जनरल ज़ियाउर रहमान ने जो है शेख मुजीबुर रहमान को विद फैमिली जो है वो कत्ल कर दिया।
तो आप याद रखिएगा जी कि शेख मुजीबुर रहमान का टेन्योर जो है वो 1975 में जो है एंड हो जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो इंडिया बांग्लादेश को सबसे पहले इंडिया ने रिकग्नाइज कर लिया था 1971 में जी। 1974 में पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि OIC का इजलास होना था पाकिस्तान में, लाहौर में। ये दूसरी समिट थी जी, सेकंड समिट है, दूसरा इजलास था OIC का। अब याद रखिएगा कि 1969 में OIC बनी थी, लेकिन इसका दूसरा इजलास जो है, अपना पहला इजलास इसका 1970 में हुआ था सऊदी अरेबिया में, जद्दा में, लेकिन जो बनी जहाँ पे थी वो मराकश में थी। तो इस वजह से आप याद रखिएगा कि 74 में लाहौर में इजलास होना था। उसकी बेस पे हमारे ऊपर प्रेशर था कि हम बांग्लादेश को रिकग्नाइज़ करें, तो 1974 में हमने रिकग्नाइज़ किया। अब याद रखिएगा कि जो शेख मुजीबुर रहमान के बाद यहाँ पे जनरल ज़ियाउर रहमान आए हैं। 1975 से 1981 तक जनरल ज़ियाउर रहमान रहे जी, लेकिन 29 मई 1981 में जनरल ज़ियाउर रहमान को कत्ल कर दिया गया। इनको जनरल अब्दुस्तार जो है ना, उसने मतलब मिलिट्री कू किया था जी। और जनरल अब्दुस्तार का टेन्योर आप देखें तो 81 से 82 है, लेकिन इसके बाद एक लंबा टेन्योर आया है जी जनरल इरशाद का 1982 से 1990 तक जो है कि ये टेन्योर आपने याद रखना है जी। इसी के दौरान सार्क बनी है। आपको पता है सार्क का पहला इजलास भी ढाका में हुआ था और ये जनरल इरशाद ने प्रिजाइड किया था। प्रपोजल जनरल ज़ियाउर रहमान का था, लेकिन इसको प्रिजाइड किया जनरल इरशाद ने। इसके बाद अगर आप देखें तो 1991 से 1996 तक पहली लेडी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश खालिदा ज़िया बनी थी जी। ये जनरल ज़ियाउर रहमान की वाइफ है। और उसके बाद 1996 से आपको पता होना चाहिए दूसरी लेडी आई थी शेख हसीना वाजद। शेख हसीना वाजद जो है ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है जी, और ये स्टिल चल रही हैं। आप याद रखिएगा कि ये प्राइम मिनिस्टर है जी, अब 4th टर्म इनका चल रहा है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अब याद रखिएगा कि एक इनका प्रेसिडेंट जो है वो जो स्टिल चल रहे हैं अब्दुल हामिद है जी, 2013 से ये प्रेसिडेंट है और स्टिल चल रहे हैं जी। ये कुछ चीज़ें थी जो बांग्लादेश के रेलिवेंट है। इनका एक पर्सनैलिटी है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। आपको पता है ये जो छोटी मतलब है खुशहाली बैंक है, फिनका है, छोटे माइक्रो फाइनेंसिंग जो है ना, उसका जो कंसेप्ट दिया है वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने दिया था, क्योंकि ये ग्रामीण बैंक में जाया करता था जी। और इसको नोबल प्राइज़ भी दिया गया जी, इसके ऊपर पीस का नोबल प्राइज़ है क्योंकि इसकी सर्विस के ऊपर। तो दोस्तों ये एक पिक्चर थी बांग्लादेश की, उसकी हमने हिस्ट्री भी आपको बताई, उसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स भी बताई। ये जस्ट एक एडवर्टाइज या मतलब आप डेमो लेक्चर भी कह सकते हैं। और परमानेंट प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए, प्रॉपर सेशन लेने के लिए आपको जो है कि एकेडमी आना पड़ेगा जी। मज़ीद अगर आप कोई भी मतलब है कि चीज़ करना चाहते हैं, कोई आपकी इंफॉर्मेशन है, तो मैं ये नंबर भी छोड़े जा रहा हूँ जी। ये आपने याद रखिएगा जी 03067562 ये नंबर जो है ये व्हाट्सएप पे आप मज़ीद अपनी कोई राय, कोई मतलब है कि कोई आपको लगता है कि फ़लाँ टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, वो भी कह सकते हैं। और मैं आप सब दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ कि 17 तारीख को सैटरडे वाले दिन शाम को 6 बजे हमारी अकेडमी का सेमिनार हो रहा है स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म पे, अंडर द सुपरविजन ऑफ मियां शफीक साहब। तो आप सब लोगों को, जो दोस्त जो है इंटरेस्टेड है, 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी, कोई भी कंप्यूटर एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर एकेडमी आएँ या ऑनलाइन जो है वो इस सेमिनार को अटेंड करें जी। इंशाल्लाह एक प्रॉपर सेशन जो है वो एक्सपर्ट्स की सुपरविजन में ये होने जा रहा है जी। थैंक यू।